देखें, पिछले लेक्चर में हमने देखा बाल विकास की अवस्था और उसमें हमने शैशवावस्था की बात की थी। आज हम देखने वाले हैं बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में देखेंगे क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। सामान्यतः इसकी उम्र देखें तो 6 से 12 वर्ष, तो 6 से 12 वर्ष तक की जो उम्र है वो बाल्यावस्था की उम्र होती है। और इस बाल्यावस्था में हम देखने वाले हैं कि कुछ परिभाषाएं आपको बताएंगे और उन परिभाषाओं के साथ साथ कुछ बाल्यावस्था की विशेषताएं भी आपको सामान्यतः इसमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस अवस्था को एक जटिल अवस्था कहा गया है। जटिल अवस्था कहा गया है। जटिल अवस्था क्यों कहा गया? कि वहां पर बालक में अनोखे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब बालक में अनोखे परिवर्तन होते तो ऐसा माना जाता है कि यह अवस्था बड़ी जटिल है, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। जब भी हम बाल्यावस्था को समझें तो आप लोग ऐसा समझा करें इसमें कि इस अवस्था में बालक लगभग स्कूल जाना शुरू कर देता है, विद्यालय जाना शुरू कर देता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पर बालक में अनोखे परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। क्यों? जैसे बालक स्कूल जाता है और स्कूल जा रहा है, वहाँ पर टीचर उसको बताता है, कुछ नैतिकता की बातें बताता है कि घर में हमें बड़ों का सम्मान करना है, डेली स्कूल आने से पहले घर में बड़े लोगों के पैर छू के आना है। तो वो पैर छू के जाता है और स्कूल विद्यालय से जब आता है पुनः फिर से वही अपनी गलतियां दोहराने लगता है कुछ ना कुछ। तो ऐसा लगता है कि अभी तो ये बड़ा संस्कारवान बन रहा था बालक सुबह सुबह जब स्कूल जा रहा था, और अब इसमें फिर दूसरे वही परिवर्तन यानी पुरानी आदतें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा लगता है कि बड़ी जटिल अवस्था है, यानी इस अवस्था को समझा नहीं जा सकता कि आखिर ये क्या बालक में ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे एक परिभाषा आती है स्ट्रेंग की। स्ट्रेंग यहां पर कहते हैं कि ऐसा शायद कोई खेल नहीं है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, यानी ऐसा कोई खेल नहीं है जैसे 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। अर्थात प्रत्येक बालक की बात नहीं हो रही यहां पर। मान लीजिए एक बालक है, उसने कोई गेम खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा, या गांव में कोई अन्य खेल खेले होंगे, किसी ने अन्य खेल खेले होंगे, यानी ये कहा जाता है कि यदि बालक 10 वर्ष का है तो उसने लगभग सारे खेल खेल लिए होंगे। तो ये परिभाषा आपको स्ट्रेंग की देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है। तो अनोखा काल कहते हैं। ये सब इसकी विशेषताओं के अंतर्गत देखेंगे हम कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं में देखेंगे जीवन का अनोखा काल। अनोखा काल, इसमें कुछ विद्वान आएंगे और कुछ विद्वान जैसे कि आपका कॉल एवं ब्रूस, 2 विद्वान यहाँ पर हैं, कॉल एवं ब्रूस। कॉल एवं ब्रूस वो यहां पर बताते हैं कि ये जीवन का एक अनोखा काल है। एक ये परिभाषा भी हो जाएगी और एक विशेषता भी हो जाएगी आपके बाल अवस्था की। तो जीवन का अनोखा काल इसको कहा है कॉल एवं ब्रूस ने। इसके बाद देखेंगे जीवन का निर्माणकारी काल। इस अवस्था को जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा है? ये डेफिनेशन भी है और एक परिभाषा भी है। तो निर्माणकारी काल किसने कहा है? फ्राइड ने। जब हमने आपको बताया था फ्राइड ने पिछली अवस्था में देखा था, फ्राइड ने क्या कहता है कि मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वो 4 या 5 वर्ष की आयु में बन जाता है। तो वही बात यहाँ पर ये बताते हैं, फ्राइड साहब कह रहे हैं कि ये बाल अवस्था को यहाँ पर निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है, यानी बालक जैसा भी बनना चाहता है उसका नींव यहीं से बनना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि यहाँ पर बालक स्कूल जाना शुरू कर रहा है और स्कूल जाएगा तो यहाँ पर उसके जो परिवर्तन होंगे जो इसके आगे भविष्य में काम आने वाले हैं। तो निर्माणकारी काल भी इसको कहा जाता है। एक देखते हैं, इसको छद्म या परिपक्वता की अवस्था भी कहा गया है। इसको एक इसकी विशेषता देखने को मिलती है हमें, छद्म या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। छद्म या मिथ्या परिपक्वता, छद्म मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। क्यों कहा गया इसको छद्म या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था? क्योंकि यहाँ पर बालक स्कूल जाता है या बालिका स्कूल जाती है तो वहां से आती है, घर पर आते हैं तो बालक अपने पिता से कहता है कि लाओ मैं आपकी मदद करवा दूं। यदि पिता कोई काम कर रहा है तो बालक कहेगा कि मैं मदद करवा दूं, और बालिका होगी तो घर पे कहेगी लाओ माता जी, लाओ मम्मा, लाओ मैं आपके रोटियां बनवा लूं, झाड़ू लगा दूं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो परिपक्व हो गए हों, मैच्योर हो गए हों। लेकिन वो मैच्योर कैसा है? मिथ्या मैच्योर है, यानी झूठ मैच्योर है। कैसा है ये? छद्म परिपक्वता का काल है।
छद्म का मतलब होता है कि छलावा वाली, यानी ऐसा लगता जरूर है कि बालक दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि वो परिपक्व हो चुका है, लेकिन ऐसा सामान्यतः उसके साथ होता नहीं है। अर्थात कहते हैं कि वो बड़े लोगों जैसी बातें करना शुरू कर देते हैं, तो इसको छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। और ऐसा किसने कहा है? तो रॉस ने। ये बात किसने कही है? तो J.S. रॉस। छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने। तो हम इसकी विशेषताएं भी देख रहे हैं और इसको सामान्यतः एक परिभाषा के तौर पर भी हम देखते हैं। एक और हमें मिलता है वैचारिक अवस्था का काल है ये, वैचारिक अवस्था, वैचारिक अवस्था का काल है ये। क्यों? यहाँ पर बालक विचार करना शुरू कर देता है। विचार से तात्पर्य होता है कि सही दिशा में बात करना शुरू कर देता है, तो इसे हम वैचारिक अवस्था का काल भी सामान्यतः बोलते हैं। एक अवस्था देखने को मिलेगी यहाँ पर समलिंगीय समूह भावना। तो यहाँ पर आप देखेंगे समलिंगीय समूह भावना। तो समलिंगीय समूह भावना से तात्पर्य क्या है कि इसमें आपने देखा होगा इस अवस्था में बालक जब स्कूल जाएंगे तो बालक एक साइड में बैठेंगे और बालिकाएं एक साइड में, अर्थात बालक बालक का ग्रुप होगा, बालिका बालिकाओं का ग्रुप होगा। और जैसी सामान्यता आपने देखा होगा किशोर अवस्था में पहुंचेंगे तो विषम लिंगीय ने इंटरचेंज होना शुरू हो जाता है। बालक बालक बालिकाएं बालक बालिकाएं ग्रुप बना करके बैठना शुरू कर देते हैं, तो उसको विषम लिंगीय समूह भावना कहा जाता है। किस अवस्था में होता है विषम लिंगीय समूह भावना? किशोर अवस्था में। जबकि समलिंगीय समूह भावना का मतलब सम माने एक जैसा, लिंगीय मतलब होता है कि एक ही तरह के बालक हो या फिर बालिकाएं, बालक और बालिकाएं, यहाँ पर लिंग निर्धारण की बात की गई है, तो समलिंगीय समूह की भावना देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसी अवस्था को समूह, टोली, गैंग, समूह, टोली, गैंग या फिर दल की अवस्था भी कहा गया है। दल की अवस्था क्योंकि इस समय बालक क्या है, एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और पूरा ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं। अगर कोई एक बालक किधर को जा रहे हैं तो सारे बालक उसके साथ रहेंगे, क्लास में बैठे हैं तो एक ग्रुप बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका कि समूह या दल या टोली या गैंग की अवस्था कौन सी है, हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि ये किशोर अवस्था होनी चाहिए, लेकिन होता कौन सा है? वो बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को देखेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर प्रारंभिक विद्यालय की आयु। दूसरी विशेषता इसकी देखते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्यों कहा जाता है? अब यहां पर पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। अब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभिक कक्षा जो होती है वो किस क्लास से किस क्लास तक होती है? आप लोग सोचे जरा, प्रारंभिक कक्षा किस क्लास से किस क्लास तक होती है? अपने मन में ही आंसर दें। रीट का क्वेश्चन है, रीट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। पिछली बार रीट हुआ था तो उसमें प्रारंभिक कक्षा पूछा गया था। प्रारंभिक कक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक होती है? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, तो ये गलत आ रहा है। ये जो प्रारंभिक कक्षा होती है वो होती है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक प्रारंभिक कक्षा कहलाती है। इसको सामान्यतः देखा जाएगा, जो आप 1 से 5 बता रहे हैं ये कौन सी अवस्था है? प्राथमिक कक्षा है। कौन सी? प्राथमिक कक्षा। यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना, 1 से 5 तक की कक्षा प्राथमिक कक्षा और कक्षा 1 से 8 तक की जो कक्षा होती है उसे सामान्यतः प्रारंभिक कक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर बालक की प्रारंभिक विद्यालय की आयु यहाँ पर शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बालक पहुंच रहा है और सामान्यतः 5 या 6 वर्ष में हमारे यहाँ पर बालक कक्षा 1 में एडमिशन ले लेता है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है और 6 वर्ष बाद लगभग ये कक्षा 1 से 8 तक की क्लास में पहुंच जाता है। तो इसलिए इसको प्रारंभिक विद्यालय की आयु के नाम से भी जाना जाता है इस अवस्था को। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर आगे किसकी विशेषता देखने को मिल रही है? बिना काम के भ्रमण, बिना काम के भ्रमण की अवस्था। यानी यहां पर बालक क्या है, बिना कोई काम नहीं होगा और घूमता रहेगा इधर से उधर। सामान्यतः होता क्या है कि बालक स्कूल जाएंगे, विद्यालय जाएंगे और वहां से विद्यालय से आएंगे, अपना बैग झोला जो भी बचता है वो पटकेंगे और सीधे घूमने निकल जाएंगे। यानी कोई काम नहीं है, बिना काम के भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है इसका। लेकिन जैसे किशोर अवस्था में पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ काम होगा, तभी जाकर के कहीं घूमते हैं।
जबकि यहाँ पर बिना काम के भ्रमण की अवस्था होती है। तो पूछा जाए बिना काम के भ्रमण की अवस्था कौन सी है, तो यहाँ पर आपको बाल्यावस्था बतानी है। बहिर्मुखी स्वभाव, यहां पर हमने आपको बताया था, कल थोड़ी सी चर्चा की थी। बहिर्मुखी स्वभाव यहां पर बालकों का दिखाई देता है, बहिर्मुखी स्वभाव। जबकि हमने देखा था अंतर्मुखी स्वभाव किस अवस्था में था, तो शैशव अवस्था में। यहां पर हम देख रहे हैं बाल्यावस्था में बहिर्मुखी स्वभाव हो जाता है। बहिर्मुखी से तात्पर्य होता है कि जो भी हमारे मन में विचार होते हैं, जो भी हमारे मन में भाव होते हैं, उनको सामान्यतः हम बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे बालक कहेगा कि मेरे सर ने ये कहा है, मेरे मैडम ने ये कहा है, हमारा ये दोस्त है, ये है, वो है, रोज रोज कुछ ना कुछ आपसे बातें करेगा। अर्थात उसका मतलब हो रहा है कि उसका जो स्वभाव है वो बहिर्मुखी, उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसलिए इसको बहिर्मुखी स्वभाव के अंतर्गत रखा जाता है। एक यहाँ पर देखेंगे संग्रह या संचय करने की प्रवृत्ति। संग्रह या संचय करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है बालकों में। वस्तु है, बालक को जो भी वस्तु दीजिए आप, मान लीजिए आप कुछ लेके आए, खिलौने लेके आए, उसके टॉयज लेके आए, तो उन खिलौनों को वो खेलेगा और संग्रह करना शुरू कर देगा। ये कोई फल लेके आए, मिठाई लेके आए, कुछ भी मार्केट से, तो उनको संग्रह करके रख देगा कि हम बाद में इनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि संग्रह या संचय करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था में इसको बताना है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास क्या होने लगता है यहाँ पर, क्योंकि बालक यहाँ पर अब विद्यालय जाने लगा है, विद्यालय जा रहा है, वहाँ पर टीचर्स उसको बता रहे हैं, जो शिक्षक है उसको बता रहे हैं, बेटा ये सही है, ये गलत है। किसी जो कोई बड़ा है उसका हमें सम्मान करना है, जो छोटा है उसे हमें प्यार करना है, उससे किसी से भी गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना है। तो नैतिक गुणों का यहाँ पर उसकी विकास होना शुरू हो जाता है। जबकि नैतिक गुणों का अभाव बताया था हमने शैशवावस्था में, तो नैतिक गुणों का विकास होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का प्रारंभिक काल है ये। कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का प्रारंभिक काल है। यहाँ पर अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर मूर्त चिंतन होता है, अगर सही तरीके से देखें तो मूर्त चिंतन यहाँ पर बालक करता है। अब मूर्त और अमूर्त में अंतर समझते हैं। मूर्त का मतलब होता है कि जो भी वस्तु, जो भी आपके पास सामान्यतः जो सामने कोई वस्तु होती है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो वो कहलाता है मूर्त चिंतन। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, बोर्ड कैसा, तो आप इसके देख करके बताना शुरू कर दोगे, ये वाइट, इसका सफेद कलर है और ये इस पर हम लिखते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये सामने जब इसके बारे में सोच रहे हैं तो वो मूर्त चिंतन होता है। जबकि हमने बताया कि अमूर्त चिंतन का यहाँ प्रारंभ हो जाता है। कैसे, जब बालक यहाँ पर होता है छोटा और जब स्कूल जाना शुरू करता है तो मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन में क्या होता है, जैसे हम उसको सिखा रहे हैं अ अनार का, बड़ा आ आम का, जैसे बड़ा आ आम का सिखाया हमने, तो सामान्यतः उसके पास एक चित्र भी होता है। ऐसे सामान्यतः आपने देखा हो तो एक आम का चित्र बना होता है और उसको आम का चित्र होगा, बड़ा आ लिखा होगा और नीचे आम लिखा होगा। तो बच्चे यहां पर सोचते हैं क्योंकि उन्होंने आम देखा हुआ है पहले से, आम देखा हुआ है पहले से, तो वो समझते हैं कि उसको चित्र को देख करके बताना शुरू कर देते हैं। तो ये मूर्त चिंतन होता है। अब अमूर्त चिंतन, जब सामान्यतः बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्लास में 3rd और 4th क्लास में आना शुरू हो जाता है, तो उसको आम नहीं दिखाया जाता, बस सीधा सीधा बताया जाता है अ अनार का, अ आम का, और कुछ नाम लिखना उसे सिखाया जाता है। जैसे उसे सिखाया जाता है आम लिखिए, बड़ा आ और माँ आम, तो आम को वो सामान्यतः लिख देगा, उसे जरूरत नहीं है कि सामने आम का चित्र भी हो। तो अमूर्त चिंतन का प्रारंभिक काल भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। आगे देखें, शारीरिक और सामाजिक विकास में स्थिरता आ जाती है उसकी। शारीरिक और सामाजिक विकास, शारीरिक और सामाजिक विकास में यहाँ स्थिरता आ जाती है। यानी अब उसका शारीरिक विकास भी थोड़ा सा अच्छा होने लगेगा, थोड़ा सा हेल्थ को गेन करना शुरू करेगा, और सामाजिक विकास भी, यानी समाज में रह रहा है वो, तो किस प्रकार से हमें हमारे समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, हमारे आदर्श मूल परंपराओं को कैसे हमें फॉलो करना है, वो यहाँ पर समानता सीखना शुरू कर देता है। जबकि शेष अवस्था में कोई भी उसका सामाजिकरण नहीं था, वो सामाजिकरण की प्रारंभिक अवस्था थी। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर व्यवस्था में देखने को मिलती है काम की सुषुप्त अवस्था। एक यहाँ पर मिलता है, एक इसकी विशेषता में दिखाई दे रही है काम की सुषुप्त अवस्था। काम की सुषुप्त, काम की सुषुप्त अवस्था, तो यहां पर काम यानी कामुकता, काम का मतलब वर्क नहीं है, काम का मतलब कामुकता,
या कामुकता की सोई हुई अवस्था है तो सुषुप्त अवस्था कहा जाता है। और यही आपसे पूछा जाए कि काम की जागृत अवस्था, तो सीधा आंसर लगेगा हमारा किशोर अवस्था। तो यहाँ पर सुषुप्त अवस्था और काम की जागृत अवस्था हम किशोर अवस्था में लेकर के जाते हैं। आगे देखते हैं मित्र बनाने की तीव्र इच्छा। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मित्र बनाने की तीव्र इच्छा किस अवस्था में होती है। ये क्वेश्चन अगर सामान्यतः आपके एग्जाम में आ जाए तो हमारा सीधा सा दिमाग पहुंचता है किशोर अवस्था की ओर, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम जैसे वहीं पर मित्र बनाते हैं, क्योंकि हम जब इस अवस्था में होते हैं तो अपनी इस अवस्था की चीज़ों को हम भूल जाते हैं और हमें याद रहती है अपनी किशोर अवस्था वाली बातें। तो यहाँ पर मित्र बनाने की तीव्र इच्छा, जो बच्चों में तीव्र इच्छा जागृत होती है वो इसी अवस्था में होती है। तीव्र इच्छा, रोज ये हम अपने घर पर आएंगे और रोज बताएंगे कि मम्मी मेरा ये फ्रेंड बन गया या बन गई, जो भी है, तो ये बताना शुरू करते हैं। रोज नए नए मित्र बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो तीव्र इच्छा यहाँ पर हो जाती है मित्र बनाने की। यहाँ पर कहा जाता है सहयोग, प्रेम और सहानुभूति। तीन शब्दों पर ध्यान दें, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति आदि का विकास होना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर बालक एक बालक का दूसरे बालक का सहयोग करना शुरू कर देता है। कहता है बालक मम्मा रोज घर पे आएंगे और बोलेंगे मम्मा मेरा पेंसिल दे दीजिए, खत्म हो गई है। फिर पूछेंगे उसकी मम्मी कि आखिर हमने आपको दिया तो था, कल ही तो आपको इरेजर दिया था, पेंसिल दिया था। तो वो कहेगा कि मम्मी आपने बाल विकास नहीं पढ़ा है क्या, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बाल्यावस्था में जा रहा हूँ और मैं सहयोग करने की भावना का विकास हो रहा है मेरे अंदर, प्रेम की भावना आ रही है, तो हम लोगों की मदद करना शुरू कर रहे हैं। तो सहयोग और प्रेम का यहाँ पर उसका विकास दिखाई देने लगता है। अब सहानुभूति एक शब्द आता है सहानुभूति के लिए। तो सहानुभूति होती क्या है, यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन होता है। सिंपैथी कह देते हैं लोग, सिंपैथी आखिर ये है क्या। तो बाल विकास की भाषा में अपन समझें इसको। सहानुभूति का मतलब होता है जिस समय जिस व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वैसे ही भाव हमारे समानता उस हमारे मन में वैसे ही भाव उत्पन्न होने लगते हैं, तो वो सहानुभूति होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कोई बालक है छोटा सा और वो रो रहा है, उसकी मम्मी ने पिटाई लगा दी है। अब वो बालक, दूसरा बालक कोई मित्र जाता है और उससे पूछता है क्यों भाई, क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई है। तो वो कहता है कि भाई मेरी मम्मी ने पिटाई लगा दी। तो वो कहता है कोई बात नहीं है, हमारी भी पिटाई लगती है, हम भी रोते हैं, शांत हो जाइए। तो उसके मन में भी वही भाव उत्पन्न होने लगे, तो वो सहानुभूति दिखा रहा है। यदि वो रो रहा था बालक और उसके सामने क्या करने लगे, जाके हंसने लगे, तो क्या सहानुभूति होगी? नहीं। तो सहानुभूति का जिस समय जिसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वैसे ही भाव हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, तो वो सहानुभूति कहलाती है। तो बालकों के अंदर ये सारा विकास होना शुरू हो जाता है इस अवस्था के बालकों में। आगे देखते हैं यहाँ पर समूह के प्रति संपूर्ण निष्ठा। संपूर्ण निष्ठा की बात कही गई है यहाँ पर। कहते हैं कि समूह के प्रति बालकों में संपूर्ण निष्ठा यहाँ पर दिखाई देती है। क्यों? यदि बालक घर पर है और उसके मित्र के पूरे ग्रुप के बारे में कह दिया किसी ने भी सामान्यता कि अरे आपके मित्र तो अच्छे नहीं है, तो वो घर वालों से भी लड़ जाता है अपने मित्रों के लिए। तो समूह यहाँ पर संपूर्ण निष्ठा उसकी समूह के प्रति दिखाई देती है बाल्यावस्था में। ये विशेषता चल रही है, इनको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। आगे देखें, तर्क शक्ति के विकास की प्रारंभिक अवस्था। इसका अगर दूसरा अगला विशेषता देखें, तर्क शक्ति के विकास की प्रारंभिक अवस्था। तर्क शक्ति के विकास की प्रारंभिक अवस्था। अब यहाँ पर बालक में तर्क शक्ति करना शुरू हो गया है, उसकी प्रारंभिक अवस्था यहाँ पर शुरू हो गई है। अब वो लॉजिकल बातें करना शुरू कर दिया उसने। वे तर्क की नहीं, तीन चीजें होती हैं, एक तर्क, एक वितर्क और एक कुतर्क। तो अभी वो तर्क करना सीख रहा है, जब बड़ा होगा सामान्यता तब वो वितर्क और कुतर्क करना सीखेगा। अभी वो सिर्फ यहाँ पर तर्क करना सीखता है, लॉजिकल बातें करता है कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये फैन चल रहा है ऐसे तो ऐसे क्यों चल रहा है, ऐसे क्यों नहीं चल रहा है। यानी तर्क करना शुरू कर देता वो इस अवस्था में। आगे देखते हैं, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। तो यहां पर औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। क्यों? पहले समझते हैं ये औपचारिक शिक्षा होती क्या है। तो दो चीजें देखेंगे, एक औपचारिक शिक्षा और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। आखिर ये होती क्या है? तो औपचारिक शिक्षा में समझे, औपचारिक शिक्षा मतलब कोई एक निश्चित व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय पर दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है। अर्थात दोबारा सुने, किसी निश्चित व्यक्ति द्वारा अर्थात आरबी पाठक सर द्वारा किसी निश्चित स्थान पर, यानी पाठक कोचिंग संस्थान में या फिर कहें पीएससी सुपर 30 कोचिंग में, और उसके साथ एक निश्चित समय पर यानी शाम के समय। तो यहाँ पर एक जो शिक्षा दी जा रही है वो क्या कहलाती है?
औपचारिक शिक्षा कहलाती है। उसी के साथ अनौपचारिक शिक्षा देखेंगे, अनायास, कभी भी, आकस्मिक, किसी भी तरीके से जो शिक्षा दी जाती है, कभी भी कोई कहीं पर भी शिक्षा दे देता है, वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे आप घर पर जाते हैं तो बच्चे छोटे होते हैं, उन्होंने बैग कहीं रख दिया, कहीं उसकी स्लीपर्स हैं, कहीं कुछ है, तो मम्मी वहाँ पर शिक्षा देना शुरू कर देती है, ये यहाँ पर नहीं, इसकी तरह से रखिए, इसको ऐसे रखें। रास्ते में जा रहे हैं तो लोग शिक्षा देते हैं, भैया थोड़ा देख के चलिए, इधर आगे। तो ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो कभी भी किसी भी समय जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। समझ में आ रहा होगा? आगे देखते हैं, सीखने की गति मंद। यहाँ पर जो सीखने की गति होती है वो, सीखना जो होता है वो मंद होता है, लेकिन क्षेत्र इसका विस्तृत होता है। समझे इस चीज को? सीखना यानी सीखने की गति मंद क्यों होती है? क्योंकि जब बालक शैशवावस्था में था तो उससे सिर्फ इतना सिखाया जा रहा था कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इतना सीख रहा था, वो एक पोएम सीख रहा था और अनारका सीख रहा था, एक छोटा सा एक अक्षर सीख रहा था। लेकिन जब बालक इस अवस्था में आता है तो उसका सीखना मंद हो जाता है, लेकिन क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। अब उसे अनारका भी सीखना है, उसे 1 2 3 भी सीखना है, उसे 2 का पहाड़ा भी सीखना है, उसे और भी चीजें सीखना है, यानी सीखने का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो गया, जबकि सीखने की गति मंद हो रही है। जबकि सीखने की गति तीव्र किस अवस्था में होती है? शैशव अवस्था में। तो समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, शिक्षा की दृष्टि से विभिन्न विधियों का प्रयोग। विभिन्न विधियों का प्रयोग यानी यहां पर बालक को जब सिखाना है आपको तो विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, किस अवस्था में बालक को विभिन्न विधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। तो यहाँ पर बालक हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अरे भाई, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। 3 अवस्थाएं हमने आपको बताई है सामान्यतः, एक शैशवावस्था बताया है, एक बाल्यावस्था बताया है, एक किशोरावस्था बताया है। तो शैशवावस्था में हमने कहा यहाँ तो स्कूल जाने की कोई बात ही नहीं हो रही है, शैशवावस्था में स्कूल ही नहीं जा रहा है, खत्म। अब आता है बाल्यावस्था और बच्चा किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में कौन सी विधि लगानी है? बालक तो पहले ही सब कुछ सीख चुका है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या रह जाती है? ओनली बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में जब हम बालकों को सिखाते हैं तो विभिन्न विधियों के माध्यम से सिखाते हैं। उसे हम जब सिखाते हैं तो हम उससे कहते हैं कि उसे हमें जोड़ना सिखाना है। तो उससे हम क्या कहते हैं? बेटा आपके पास 3 टॉफी थी और हमने सामान्यतः 2 टॉफी और दे दी, तो वो जोड़ के बता दिया गया हमारे पास 5 टॉफी हो गई हैं। विभिन्न विधियों का प्रयोग अलग अलग मेथड्स के माध्यम से। जब एक ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा जब सीखता है स्कूल में तो उसको कंकड़ उठा के, कोई सामान्यतः कोई पत्थर उठा, छोटा छोटा पत्थर देख के माचिस की तीलियों के माध्यम से सिखाया जाता है कि आपके पास बेटा ये 3 तीलियां पहले से थी, या मान लीजिए ये 7 तीलियां आपके पास थी, इसमें से 2 तीलियां हमने ले ली, अब कितनी बची? तो वो 2 को यहाँ से हटा देगा, तो कितनी बच रही है? 5। आंसर बता देगा वो। तो विभिन्न विधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, वो भी किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। समझ में आ रहा होगा? आगे देखते हैं, रचनात्मकता एवं क्रियाशीलता का विकास। रचनात्मकता एवं क्रियाशीलता का विकास। तो रचनात्मकता और क्रियाशीलता का विकास भी इस अवस्था में दिखाई देता है कि जब बालक को हम कुछ अच्छा करने के लिए देते हैं, यहाँ पर सिखाते हैं कि कैसे हम बालक को जोड़ना और घटाना है, तो उसके लिए उसमें अपने आप क्रिएटिविटी आ जाती है, अपने आप वो एक्टिव हो जाता है जब उसको हम विभिन्न विधियों के माध्यम से सिखाते हैं। और जब विधियों का प्रयोग नहीं करते तो निष्क्रिय रहता है बालक, इसलिए इस अवस्था में उसके अंदर रचनात्मकता और क्रियाशीलता आ जाती है। खिलौनों की आयु, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्यावस्था को, और सामान्यतः कभी कभी बाल्यावस्था को तोड़ के भी रख देते हैं वो कि बाल्यावस्था को तो हम कहते हैं, तो बाल्यावस्था में 2 भागों में तोड़ते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें बताना होता है कि बालक किस अवस्था में खिलौनों की आयु कहा गया है इसमें, तो वो भी पूर्व बाल्यावस्था। आंसर क्या लगेगा इसका? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था तो है ही, लेकिन उसके साथ भी पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। एक क्वेश्चन बना हुआ है, सीटेट में बना था, गंदी अवस्था किसको कहते हैं? तो गंदी अवस्था इसी अवस्था को कहा जाता है सामान्यतः। इस अवस्था में क्या होता है? बालक हमेशा गंदा होता रहता है, उसे अपने कपड़ों का या स्वच्छता का कोई पता नहीं रहता। स्कूल गया है तो पूरा कलर करके आ जाएगा, किताब अपनी जो बुक्स होंगी उनको कलर कर लेगा उल्टा सीधा, तो ये गंदी अवस्था भी कहा जाता है इसको। इसी को स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था अर्थात हर काम करने के लिए तैयार, तत्पर रहता है तुरंत। शैशव अवस्था में बालक छोटा होता है, सामान्यतः हर काम के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, तो इस अवस्था में उसके अंदर क्या होती है? स्फूर्ति आ जाती है। और जैसे किशोर अवस्था में पहुंचता है तो बालक आलसी हो जाता है।
तो इसको स्फूर्ति की अवस्था हम यहाँ पर कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था। एक क्वेश्चन और बना था कि बच्चे किस अवस्था के बाद पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। बच्चे किस अवस्था के बाद पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर देते हैं? तो फिर से देखिए, किस अवस्था के बाद, तो शैशवावस्था के बाद तो कुछ पढ़ना है नहीं उसको, तो रुचि की कोई बात ही नहीं। जब बाल्यावस्था में वो पढ़ता है धीरे धीरे धीरे, और जब उसकी बाल्यावस्था समाप्त होने को होती है तो इस अवस्था के बाद लगभग उसे पढ़ने में रुचि आ जाती है। किशोर अवस्था में तो कोई रुचि नहीं रह जाती है। तो बाल्यावस्था के बाद ही क्या होता है, बच्चों को रुचि आना, पढ़ाई में रुचि आना शुरू हो जाती है। तो हमने यहाँ पर कुछ अवस्थाएं देखी कि आखिर बाल्यावस्था की कौन कौन सी यहाँ पर विशेषताएं होती हैं, बाल्यावस्था की विशेषताएं देख रहे थे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किशोर अवस्था की विशेषताएं।